Hey guys, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Garg Classes. I hope you all are enjoying my video and doing well. तो guys, आज हम पहुंच चुके हैं हमारे इकोनॉमिक्स की MCQ सीरीज़ के पार्ट 8 पर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करूंगी। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आपके असर्शन एंड रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, उनको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले भी गाइज मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको के साथ डिस्कस किया है कि असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो आप कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी क्या ट्रिक होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आई एम डैम श्योर। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो मैं आपके गारंटी देती हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतने ज़्यादा ही आप क्या है इन क्वेश्चंस पे कमांड हासिल करोगे और आप जो है अपने एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को करेक्ट करोगे। तो ये लीजिए गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। देखिए मैंने आपको कहा था पहले आपको क्या चेक करना होता है, असर्शन, कि क्या आपका असर्शन सही है या गलत है। तो असर्शन क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जब आपका प्राइस गिरेगा ना तो आपकी डिमांड बढ़ेगी और जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड घटेगी। तो यस ये बात सही है क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है। ठीक है, फिर आपको चेक करना होता है कि क्या आपका रीज़न सही है या नहीं। अब हम रीज़न को पढ़ेंगे। रीज़न क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है ना वो इंडिकेट करता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो आपकी कमोडिटी का जो प्राइस है और जो आप क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमें रिलेशन ही तो बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो अब आपने ये तो देख लिया ये दोनों ही क्या है, सही है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। बट अब मैं आपको बताऊंगी इनको लिंक कैसे करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका जो असर्शन है वो क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर आपका प्राइस गिरा तो डिमांड बढ़ेगी। अब आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि, इफ़, बट, ये जो है ये वर्ड्स आप यूज़ करोगे और फिर आपको उसको लिंक करोगे अपने रीज़न के साथ। तो अब आप इसको लिंक करो कि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोलता है कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपको रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो अब बताइए क्या ये जो है एक दूसरे को लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो यस आप बोलोगे ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं क्योंकि जो असर्शन ने बोला ना कि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, उसी चीज़ का रीज़न बता रहा है कि क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इन दोनों का रिलेशन बताता है और रिलेशन में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो इसीलिए ये क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। क्लियर टू एवरीवन? तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की जो डिमांड है उसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसे क्या बोला, किसी कमोडिटी की अगर हम डिमांड कर रहे हैं ना तो उसका मतलब क्या है कि आपको कितनी क्वांटिटी जो है कमोडिटी की डिमांड कर रहे हो एक सर्टेन प्राइस पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। तो क्या आपकी ये स्टेटमेंट सही है? डिमांड यही तो होती है ना। डिमांड में क्या होता है कि आप ये देखते हो कि एक सर्टेन प्राइस पर सर्टेन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कितनी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड की जा रही है वो आपकी डिमांड कहलाती है। तो यस इट्स ट्रू। तो इसका मतलब आपका असर्शन क्या है, एक बिल्कुल सही है। अब आप बात देखिए रीज़न के ऊपर। रीज़न क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, कि आपकी जो डिमांड है ना कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जब आपकी डिमांड जो है वो क्या है, घट रही होती है और ये क्या है, अपवर्ड जा रही है। तो जब आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो आपके प्राइस में बढ़ने की वजह से होती है। तो यस ये बात बिल्कुल सही है कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है। तो इसका मतलब आपका असर्शन भी सही है, आपका रीज़न भी सही है। तो दोनों ट्रू हो गए। बट मैं जैसे कि मैंने आपको बोला मैं इनको लिंक करना बताऊंगी। तो अब देखिए, असर्शन तो बता रहा है डिमांड के बारे में,
जबकि रीजन आपका क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब असर्शन में तो हमें बता दिया डिमांड बोलते किसको है, लेकिन ये आपको कुछ अलग ही बात बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस क्या दिखाता है। तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। आप यहाँ पर क्योंकि भी लगा कर देख लीजिए कि डिमांड जो है वो तो ये बोलती है कि एक सर्टेन प्राइस पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कितनी जो है एक पर्सन डिमांड कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, प्राइस के बढ़ने की वजह से है। क्या कोई लिंक बना? नहीं बना ना। तो इसका मतलब इसकी कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, Baumol theory found that short run revenue maximization may be consistent with long run as well। जो बाउमल है, अब देखो आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स है उसके अंदर जो है वेरियस जो है थ्योरीज प्रोपाउंड की, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, सेटिस्फाइजिंग थ्योरी। ठीक है, तो इनमें से जो बाउमल ने जो थ्योरी दी वो कौन सी दी थी? सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। तो ये क्या बताती है कि जो शॉर्ट रन रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, शॉर्ट रन में जितना रिवेन्यू मैक्सिमाइज होगा वो क्या है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए लॉन्ग रन के अंदर भी। कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर ही अपनी सेल को मैक्सिमाइज कर रहे हो, आप जो है उसे लॉन्ग रन में भी फॉलो करोगे सेम एज इट इज। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन दोनों में ही क्या है, कंटिन्यू में रहना चाहिए। ठीक है, अब रीज़न क्या बोलता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज़ अ लॉन्ग रन गोल। रीज़न कहता है कि जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है वो क्या एक लॉन्ग रन का गोल है, क्या सिर्फ लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव है? तो नहीं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन गोल भी तो हो सकता है। किसी कोई फर्म अगर शॉर्ट रन के अंदर अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना चाहे तो ये भी तो उसका प्रॉफिट हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी उसे लॉन्ग रन के अंदर ही अपनी सेल को मैक्सिमाइज करनी है। तो इसका मतलब इसका रीज़न तो क्या है, रॉन्ग है। असर्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसका मतलब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्लियर? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल लेबर एंड मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये क्या कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो आपका मार्जिनल कॉस्ट आता है आउटपुट का वो क्या होती है, मतलब कि आपको पता है ना शॉर्ट रन मार्जिनल जो है वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक एडिशनल यूनिट की कॉस्ट भी बोलते हैं। कि मतलब आपने एडिशनल कितनी लेबर या मटेरियल लगाई वो क्या हो जाएगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TCN माइनस TCN माइनस में 1। मतलब कि आपकी जो टोटल जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें से आप जो प्रीवियस यूनिट है उसको माइनस कर दोगे तो वो आपकी क्या आ जाती है, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। तो शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट जो है आउटपुट का वो क्या होती है कि आपने कितनी एडिशनल लेबर या मटेरियल को यूज़ किया है प्रोडक्शन के अंदर, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि यस यही आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब रीज़न पर चलते हैं। रीज़न क्या बोल रहा है, रीज़न कहता है कि मटेरियल एंड लेबर जो कि यूज़ की जाती है ना प्रोडक्शन के अंदर, सिर्फ यही जो है वो आपके शॉर्ट रन के अंदर वेरी करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर आपके कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। तो जो वेरिएबल फैक्टर है उसके अंदर सिर्फ आपके लेबर और मटेरियल जो होते हैं ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जबकि जो फिक्स फैक्टर में आते हैं आपकी लैंड और आपके कैपिटल। ठीक है, तो अब रीज़न जो है वो भी क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो कहने का मतलब दोनों क्या हो गए, असर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट है। ये तो आपको क्लियर हुआ। अब हमें क्या बताना है कि क्या इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है या नहीं है। तो अब देखिए असर्शन ने बोला कि शॉर्ट रन के अंदर ना मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होती है जो आप एडिशनल लगाते हो, क्योंकि मटेरियल और लेबर जो है प्रोडक्शन में जो यूज़ किए जाते हैं वही सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर चेंज होते हैं। तो बताइए अब क्या ये इसके साथ मैच कर रही है? तो यस, अब ये क्या कर रही है, ये जो आपका रीज़न है वो इसी को ही तो डिफाइन कर रहा है कि उसको ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो कॉस्ट होती है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, क्योंकि जो शॉर्ट रन है उसमें आप सिर्फ इन्हीं को ही क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ए एंड आर दोनों ट्रू है और साथ ही आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी करेक्ट है। तो क्लियर हुआ। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गिफन पैराडॉक्स रेयरली ऑकर इन द रियल वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिफन पैराडॉक्स होता क्या है, देखो गिफन पैराडॉक्स क्या है, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड किया, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो गिफन गुड्स होती है ना उसके ऊपर क्या है, आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इसका मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ेगा ना तो आपकी डिमांड जो है गिफन गुड्स की बढ़ जाएगी, और अगर आपका प्राइस कम होगा तो आपकी जो गिफन गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यस, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड के अंदर ये हार्डली आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जब आपका प्राइस बढ़ रहा है और फिर भी आप जो है घटिया क्वालिटी की वस्तु को अगर खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये तो रेयरली ही होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो इसका मतलब आपका असर्शन बिल्कुल सही है। फिर आपकी बात करते हैं रीज़न की। रीज़न क्या बोलता है, इन्फीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच सुटेबल सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल। इसने बोला कि जो इन्फीरियर गुड्स है ना, मतलब जो घटिया क्वालिटी की जो गुड्स होती है, आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच सुटेबल सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल। अगर सुटेबल सब्सटीट्यूट अवेलेबल है इन्फीरियर गुड्स के, तो इन्फीरियर गुड्स के सुटेबल सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि जो गुड्स आप लेने चाहते हो इन्फीरियर, उसी के अगर बहुत सारे सब्सटीट्यूट अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में आपकी जो इन्फीरियर गुड्स है उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक रहेगी, बहुत जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो उसको नैरोली डिफाइंड किया जाता है, क्योंकि उसके लिए क्या है, बहुत सारे सब्सटीट्यूट आपके ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि यस, अगर आपका इन्फीरियर गुड्स है उसको क्या किया जाएगा, नैरोली डिफाइन किया जाएगा, जिसके लिए सुटेबल सब्सटीट्यूट जो है वो क्या है, अवेलेबल है। तो दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट है। अब बात आती है, अब आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो देखिए गाइस, असर्शन बोल रहा है गिफन के बारे में, रीज़न बोल रहा है इन्फीरियर गुड्स के बारे में, तो कहाँ से इनके बीच में लिंक होगा, बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई लिंक बनता ही नहीं। तो इसका मतलब करेक्ट तो दोनों है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक की भी नहीं है। तो बी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डन टू एवरीवन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, लॉन्ग रन के अंदर अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन के अंदर अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो सारी की सारी जितनी फर्म है उनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो यस, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस लॉन्ग रन के अंदर एक मोनोपोली ऐसी है जिसको क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बाकी जितनी भी सारी फर्म्स है उनको सबको लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलता है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। अब रीजन क्या बोलता है, ऑल फर्म इंकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इंकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना, इसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होता नहीं, तो उस वजह से सारी की सारी फर्म जो है उनको बहुत ही कम एवरेज कॉस्ट आती है, और आप कह सकते हो कि उनको कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। तो यस, ये बात सही है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो आपकी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी, और जिस वजह से क्या है, सारी की सारी फर्म जो है उनको क्या होगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट ही वो क्या करेगी, इंकर करेगी। तो इसका मतलब आपका रीज़न भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अंदर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मैं बताती हूँ इनको लिंक करके कि क्या अगर मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो देखो, इसने बोला ऊपर असर्शन में कि यस, लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारी फर्म्स जो है उसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। अब यहाँ लगाओ, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं क्योंकि सारी फर्म जो है उसको सिर्फ मिनिमम एवरेज कॉस्ट होता है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। ये गलत है, ये एक दूसरे को लिंक ही नहीं कर रहे। आपका जो रीज़न है वो असर्शन को डिफाइन ही नहीं कर रहा। क्यों, अगर रीज़न के अंदर अगर ये बात बोली होती कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना सारी फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है, तो उस वजह से क्या है, कोई भी फर्म जो है मार्केट में कभी भी आ सकती है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन ही अराइज नहीं होती। तो अगर ऐसा कुछ बोलता तो रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट अब जो है रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स हैज़ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। जो इन्फीरियर गुड्स है ना, उसकी डिमांड जो अगर आप करोगे तो उसकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है।
बताइए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है उसकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड जो इन्फीरियर गुड्स के लिए कम हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम कम हुई तो आपकी डिमांड जो इन्फीरियर गुड्स के लिए बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आपका असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। अब रीज़न क्या बोल रहा है कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, डिक्रीज इन इनकम ओविंग टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी इनकम कम हो जाए, ये बोलती है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी? क्या यही मतलब है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का? नो, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस का तो कोई मतलब ही नहीं आता। हमें तो इनकम और डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए जो है वो तो ट्रू है, बट आर जो है वो क्या है आपका फॉल्स है। क्लियर टू एवरीवन? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, देखिए, गिवन गुड्स फेस नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। गिवन गुड्स जो है वो क्या नेगेटिव प्राइस इफेक्ट को फेस करता है? किसने बोला ऐसा? ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि गिवन गुड्स क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड कम होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब आपकी असर्शन तो गलत है। अब उसके बाद में रीज़न क्या बोलता है, गिवन गुड्स हैज़ अ लो डिमांड विद राइज इन इट्स प्राइस। जैसे प्राइस बढ़ेगा ना तो गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल गलत, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो इसका मतलब दोनों की दोनों गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ आर फॉल्स। क्लियर टू एवरीवन? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज शोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड का। जो एक्सटेंशन है डिमांड का उसको आप एक डाउनवर्ड मूवमेंट के रूप में शो करते हो सेम डिमांड के ऊपर। तो ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपकी एक्सटेंशन है। तो इट मीन्स आपकी असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब अगर हम रीज़न की बात करते हैं, रीज़न क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज कॉज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। क्या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है वो अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से होती है? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन तो आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से होती है ना। मैंने आपको बताया था अगर आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पिक्चर में आता है, और अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से आपका इंक्रीज और डिक्रीज पिक्चर में आता है। तो इसका मतलब आपका रीज़न तो बिल्कुल गलत है, लेकिन आपका असर्शन जो है वो सही है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब अगर मैं इसको लिंक करके बताना चाहूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर अदर फैक्टर्स की बजाय अगर यहाँ पर लिखा होता प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होती है, तो उस टाइम पर आपका रीज़न सही हो जाता उस टाइम पर। ठीक है, तो अब फिर क्या ये एक दूसरे को लिंक करते? तो देखो कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है, क्योंकि ये जो है ये किस वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है। तो उस टाइम पर आपकी जो है रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन देती है आपकी असर्शन की, अगर अदर फैक्टर की जगह यहाँ पर प्राइस लिखा होता। क्लियर टू एवरीवन? तो अब जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन्फीरियर गुड्स फेस पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या इन्फीरियर गुड्स जो है वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को फेस करता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ओनली गिवन गुड्स जो है वो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को फेस करता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स जो है वहाँ पर तो आपका जो इनकम इफेक्ट है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आपकी इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर रीज़न क्या बोलता है, डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज एज इनकम ऑफ बायर इंक्राइज। जैसे बायर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जो है ना इन्फीरियर गुड्स की वो कम हो जाएगी। येस, इट्स ट्रू, क्योंकि अगर बायर की इनकम बढ़ गई तो आपकी जो इन्फीरियर गुड्स है ना उसकी डिमांड कम हो जाएगी। वो जो बायर है वो आपका ब्रांडेड चीज़ें खरीदना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब आपकी ए तो फॉल्स है, लेकिन आपकी जो आर है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज़ नॉट अ मेकर बट अ प्राइस टेकर। परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो क्या है, प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती। यस, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करती है, आपकी
इंडस्ट्री डिसाइड करती है और जो फर्म है वो क्या करती है, वो सिर्फ इस प्राइस को अडॉप्ट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिर्फ प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली। इस केस में जो फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लेवल को ही डिसाइड करने में एबल होती है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइस तो इसने इंडस्ट्री वाला लिया, तो अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट को ही डिटरमाइन करती है। तो इट मीन्स दोनों की दोनों आपकी क्या है, करेक्ट है। अब आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देगा कि नहीं देगा। तो आप देखो, पहली बात तो ये बोल रही है असर्शन तो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है ना वो सिर्फ प्राइस को टेक करती है, प्राइस बनाती नहीं है, ठीक है। और फिर क्योंकि यहाँ पर लगाओ, क्योंकि फर्म जो है वो क्या है, आउटपुट ऑफ लेवल डिसाइड करने में इंटरेस्टिंग है। क्या ये दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो बात कर रहा है कि फर्म जो है वो क्या है, प्राइस टेकर है और प्राइस बनाती है आपकी इंडस्ट्री, और नीचे उसने क्या कर दी, बात ही पलट दी। उसने बोला कि फर्म जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ आउटपुट बनाने में इंटरेस्टेड होती है। तो ये क्या है, ये गलत है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर डिमांड कर्व बताना है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। इन इलास्टिक डिमांड जो होती है, इन इलास्टिक डिमांड जिसमें क्या है, आपके प्राइस में कितना भी चेंज होता रहे आपकी डिमांड चेंज नहीं होती, तो ये क्या है, आपकी इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक में आपकी डिमांड क्या रहेगी, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल टू वाई एक्सिस रहेगी, ठीक है। तो उसने बोला डिमांड का अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करते हैं वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो यस इट्स ट्रू। अब रीज़न क्या बोलता है कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो है ना उसको आप एक्सप्रेस करोगे E इज इक्वल टू 0। तो ये बात तो ठीक है, हम इसको एक्सप्रेस तो करेंगे कि ये 0 के इक्वल है। रीज़न भी आपका सही है। अब आपको बताना है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आप देखिए, डिमांड ऊपर असर्शन तो बता रहा है कि डिमांड का ना परफेक्टली इनइलास्टिक है और वो क्या है, एक ऐसा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि रीज़न कुछ और ही बोल रहा है कि उसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं। तो ये क्या है, रीज़न क्या आपका रीज़न असर्शन के बारे में बता रहा है? बिल्कुल भी नहीं बता रहा, क्योंकि रीज़न असर्शन के बारे में तब बताता जब वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर ही डिस्कस करता। तो इसका मतलब ये जो है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। रीज़न तो अपनी अलग ही बात बोल रहा है कि इसको हम एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, और असर्शन बोल रहा है कि इसका जो कर्व कैसा होगा। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज आपके सामने, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व इज शोन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है उसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से शो करते हो। तो ये क्या ये बात सही है? यस, ये सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिटरी इलास्टिक जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपका ये जो एरिया होता है इन स्क्वायर्स का, ये एरिया क्या है, ये इक्वल है। इसका मतलब जितना आपका प्राइस कम होगा उतनी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, जिसके अंदर आपकी जो ईडी जो है वो क्या होती है, वो आपकी 1 के इक्वल होती है। अब रीज़न क्या बोलता है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड शो नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस मूवमेंट, कि प्राइस में मूवमेंट होने की वजह से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कोई चेंज ही नहीं शो कर रहा। तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या कहती है कि ये बोलती है कि अगर आपका प्राइस में चेंज होगा ना, मतलब जितना आपका प्राइस में चेंज होगा उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी, ये ऐसा यूनिटरी इलास्टिक बोलती है। तो इसका मतलब आपका रीज़न तो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका असर्शन तो ट्रू होगा लेकिन आपका रीज़न जो है वो क्या है, फॉल्स होगा। इतना समझ में आया गाइज? ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, और आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं गाइज, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप मेरे लिए इतना सा तो कर सकते हैं ना कि आप जो है मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 1 मिनट भी नहीं लगना ऐसा करने में कि आपको मेरा लिंक शेयर करना है। और गाइज अगर आप लोग डेली की PDF चाहते हो, क्विज चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम का भी और मेरे FB पेज का भी, आप उनको भी क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपसे न्यू वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आपको जो है ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़
कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो ओके गाइज, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।